हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट 14। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस के साथ फुल मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं और ये बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को अरेंज किए जाते हैं। तो आपको एक बिल्कुल एग्जाम्स वाली फीलिंग आएगी। तो सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखें और इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर खत्म करें और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 100 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज। मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन में पूछे कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी, तो आपको याद रखना है कि थानेश्वर से लेकर के उसने कन्नौज में स्थानांतरित की थी। ठीक है, थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां, जिसको हम कब्रें कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी। व्यवस्थित शहरी जीवन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री प्लान, जिसमें आपको मिलेंगे बिहार के टॉप एडुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका। और इसमें आपको बहुत कुछ मिलेंगे, जैसे 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको वीकली फ्री मॉक टेस्ट और क्विज़ेस भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको 20,000 से प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके साथ भी बहुत कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक केवल 4 वर्ष ही शासन किया। क्या ये सही है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि केवल 4 वर्ष। आपको पता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, जिसको हम लोग मामलुक वंश कहते हैं। इसकी स्थापना 1206 में की गई थी, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु 1210 में हो गई थी। यानी बिल्कुल सही है कि 1206 से 1210 तक कुल 4 वर्षों तक इसने शासन किया हुआ था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। आपको पता है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ठीक है, 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जो कि हार गया था। लेकिन सेकंड जब युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय जब युद्ध हुआ 1192, अगले वर्ष, इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया, और बंदी बनाने के पश्चात ऐबक को, जो कि उसका गुलाम था, उसको भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे सही हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। लेकिन चलिए देख लेते हैं क्यों गलत है। तो मामलुक वंश के संस्थापक के रूप में मोहम्मद गौरी के गुलाम इल्तुतमिश को जाना जाता है। ये पॉइंट देखिए यहाँ पे गलत है कि मामलुक वंश के संस्थापक के रूप में मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसलिए इसको इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, ऑप्शन डी, जो कि गलत है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। असत्य कथन कौन सा है, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बात समझ में आई? वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह के सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। इस फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करके आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं, निरंजन 10। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप अनअकैडमी पर जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से, कंप्लीट तरीके से पूरी कर सकते हैं, जो कि आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएगी एक जगह। ठीक है, तो हो गई ना पूरी तैयारी एक ही जगह पर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आप आगे जब चाहो आप देख सकते हो। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। उसने मृत्यु पर्यंत अपना निवासित जीवन निम्न में से किस स्थान पर व्यतीत किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है रंगून। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, रंगून में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बनता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में गूगल ने घोषणा किया है कि गूगल उपभोक्ताओं के लिए एक वीपीएन सेवा शुरू करेगा। आपको बताने कि वीपीएन में पी का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पी का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वीपीएन का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ध्यान रखेंगे पी का मतलब प्राइवेट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है कि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने स्नातक चिकित्सक पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने का आदेश पारित किया। मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो प्रोवाइड कराया जिसमें 200 क्वेश्चंस का 2 सेट हम लोगों ने देखा, और ये ऐसा वैसा क्वेश्चंस नहीं था। जनवरी से दिसंबर 2020 तक के पूरे 12 महीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 2 सेट मैंने आपको प्रोवाइड कराया, सेट 1 और सेट 2। नहीं देखा है तो आपने ज़रूर देखी क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु सरकार ने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हेप्टिन्स क्या है। हेप्टिन्स क्या है? तो हेप्टिन्स एक प्रकार का प्रतिरक्षी होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देते हैं? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, निर्जलीकरण। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? और वो होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन बनता है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? सहायक संधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन बनता है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए गए, दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932 में। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे पहला गोलमेज सम्मेलन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है। तो यहाँ पे पॉइंट गलत होगा क्योंकि कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हुआ था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट हमारा गलत हो जाता है और सही सिर्फ और सिर्फ एक होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ। गदर पत्र का प्रथम अंक जो है वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ? और वो है उर्दू भाषा में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर में बनाया गया था, जिसके जो नेतृत्व करते थे कौन थे? लाला हरदयाल। ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल। अब यहाँ पे देखिए इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि किसे प्रशांत तट का हिंदी संघ कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि गदर पार्टी को ही कहा जाता है। ठीक है, और यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का एक पत्र भी निकालती थी जो कि उर्दू और पंजाबी भाषा में छपता था। तो यह इससे जुड़ी इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य जो थे वो भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से इसका जो कि विरोध किया गया था। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वैन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किस राज्य में किया। आरोग्य वैन नहीं, आरोग्य वन होना चाहिए। ठीक है, आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का जो उद्घाटन किया गया वो कहाँ पे किया गया? तो राइट आंसर होगा गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, गुजरात में किया गया। नेक्स्ट वन बनता है कि भारतीय डाक किस राज्य की सर्कल सावंतवाड़ी खिलौनों पर चित्र पोस्ट कार्ड जारी करेगा। तो सही आंसर होता है महाराष्ट्र, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इससे जुड़ी मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा। जैसे सावंतवाड़ी खिलौने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक शहर सावंतवाड़ी में लकड़ी के बनी कलाकृतियाँ जो कि कोरल के पेड़ की लकड़ी से बनी होती है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो कलाकृतियाँ हैं किस लकड़ी से बनी होती है। तो कोरल के पेड़ की लकड़ी से बनी होती है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि औरंगजेब से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताएं कि कौन सही है।
सबसे पहले तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो बहुत मुझे बुरा लगता है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। पहला पॉइंट है कि इसने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में 1687 में मिलाया था। बिल्कुल सही है। 1687 में बीजापुर को यहाँ गोलकुंडा को, और 1685 में बात करें तो बीजापुर को मिलाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड पॉइंट है कि 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया गया, जो कि ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पुर्तगाली यात्री जो फ्रैंकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। क्या ये सही है? जी नहीं, ये पॉइंट गलत है। यहाँ पे पुर्तगाली नहीं, यहाँ पे फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस जो बर्नियर था वो औरंगजेब का चिकित्सक था। तो यहाँ पे फ्रांसीसी होना चाहिए था, ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ही सही है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि सुलह कुल की नीति किस शासक ने अपनाई थी। सुलह कुल की नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो यहाँ पे सही आंसर होगा अकबर ने अपनाई थी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स आप इसको पढ़ सकते हैं कि अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, अतः उसने सर्वधर्म समन्वयन अर्थात सब धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग पकड़ा, और इसी को उसने सुलह कुल कहा, ठीक है, सुलह कुल का। और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने दीन इलाही को चलाया था, जो कि कब चलाया था? 1582 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। यहाँ पे मिलान करना है। चलिए देखते हैं। कॉमरेड की बात करें तो मोहम्मद अली के साथ बिल्कुल सही है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के साथ ये भी सही है। अभ्युदय की बात करें तो यहाँ पे राजाराम मोहन राय, ये गलत है, क्योंकि अभ्युदय जो है वो मदन मोहन मालवीय के साथ यहाँ पे होना चाहिए था, ये पॉइंट गलत हो जाता है। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा बालाजी बाजीराव प्रथम, ठीक है। बाजीराव प्रथम ऑप्शन हम ए को टिक करें, सॉरी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान यहाँ पे गलत होगा? देखिए बात करते हैं एक एक करके। झांसी की बात करें तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल सही है, यानी 1857 के क्रांति से जो भी नेतृत्व करता थे जिन जगहों से उनके बारे में मैच किया गया। लखनऊ से बेगम हजरत महल बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर से बात करें तो यहाँ पे क्या ये सही है? तो देखिए इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कानपुर से ये बिल्कुल सही है, अजीमुल्ला खां, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फैज़ाबाद की बात करें तो फैज़ाबाद से लियाकत अली, इनका संबंध गलत है। लियाकत अली का संबंध इलाहाबाद से था, ठीक है, इलाहाबाद से था। और फैज़ाबाद की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे मौलवी अहमद उल्ला खां का संबंध था फैज़ाबाद से। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट गलत है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य, ध्यान रखेंगे आपको तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में बताना। इससे पहले मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया था, मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया था कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों को। तो वो हमारा ट्रिक कुछ इस तरह से था। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। GXUVIMR, ठीक है, IMRAN, छोटा मैंने इमरान बताया था कि GXUV इमरान, इस तरह से मैंने आपको याद कराया था। 7 विद्युत चुंबकीय तरंगों को याद करने का तरीका हो। और ये जो अब मैंने आपको बताया ये बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में है, यानी सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है वो गामा, जिससे गामा किरण का होता है। उसके बाद इससे ज़्यादा एक्स किरण की। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं एक्स किरण। देखिए एक्स किरण, उसके बाद यू की बात करें तो अल्ट्रा वायलेट रे यानी परावैंगनिक किरण। उसके बाद वी का मतलब विजुअल रे, ठीक है, यानी दृश्य प्रकाश। तो देखिए एक्स किरण के बाद दृश्य प्रकाश, बिल्कुल सही। और आई का मतलब इंफ्रारेड, जिसको हम लोग अवरक्त किरण कहते हैं, उसके बाद अवरक्त किरण आएगा। और एम का मतलब होता है माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो रेडियो तरंगे, RA से रेडियो को मैंने यहाँ पे डिनोट किया। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, सबसे कम गामा किरण की, सबसे अधिक रेडियो तरंग की। तो अगर आप इसको छोटा सा याद रखते हैं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो एक्स किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंगे, ये हमारा तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम हुआ। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि गोदई महाराज का संबंध किस वाद्य से है, किस वाद्य यंत्र से? गोदई महाराज का संबंध तबला से है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि रसायन विज्ञान के लिए किसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों को, ठीक है। डॉक्टर ज्योतिर्मया डैश और
डॉक्टर सुबी जैकब जॉर्ज, और दोनों को याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किस राज्य की सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान शुभारंभ किया। पथश्री अभियान स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ष 2020 का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी रोजर पेनरोज जो है इनको 2019 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तीनों पॉइंट्स तो ये 2020 के कह सकते हैं, 2020 के फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है, विजेता है। और अगर हम बात करें इनको किस क्षेत्र के लिए दिया गया था तो हेपेटाइटिस सी के जो वायरस है उसकी खोज के लिए इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है किस आर्टिकल में? समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है आर्टिकल 44, ठीक है 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बनता है कि बजट पर चर्चा करने की प्रथा ब्रिटिश राज्य के दौरान किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? बजट पर बहस करने की या फिर बजट पर चर्चा करने की जो प्रथा है वो कह सकते हैं 1892, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि 1892 से रिलेटेड एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी चर्चा में रहा था क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आरंभ यहीं से की गई थी, ठीक है। और 1919 में जाकर के ये प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। यहाँ पे अप्रत्यक्ष था और यहाँ पे जाकर के प्रत्यक्ष हुआ, यहाँ पे अ और यहाँ पे प्रत्यक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर राज्यपाल कब कर दिया गया? यानी राज्यपाल को पहले जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत कहा जाता था और इसको बदल करके कब राज्यपाल किया गया? तो 1965 में किया गया था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई कराने के लिए या फिर करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए 5, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 5 संख्या होनी चाहिए। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, जो किस राज्य में है आपको ये बताना। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है, किस राज्य में? तो देखिए ये जो डैम बनकर के तैयार हुआ था 2005 में बनकर के तैयार हुआ था, कर्नाटक में है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प जो कि गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है। वसंधा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछाता है कि वसंधा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। द पठान जिसको हम लोग जैकवाड़ी कहते हैं, ठीक है, जैकवाड़ी अक्सर आपको देखने को मिलता है, जैकवाड़ी परियोजना जो कि किस नदी पर है? तो द पठान भी इसको कहा जाता है। द पठान या फिर जैकवाड़ी परियोजना जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, ये गोदावरी नदी पर पड़ता है। यहाँ पे ये पॉइंट जो कि गलत है, तो हमें बताना कि गलत कौन सा, तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे क्योंकि ऑप्शन बी गलत है, ठीक है, केवल और केवल 2 गलत है। बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेदक नदी के घुमाव से बनी झील को ऑक्सबो झील कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग हाल ही में दिया गया? डले खुर्सीनी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया सिक्किम के द्वारा, और ये जो मिर्च है ना दुनिया की तीखी मिर्चों में से एक मानी जाती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। किस सशस्त्र बल ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया? ये सेना के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि कह सकते हैं भारतीय सेना के द्वारा इनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने सहयोग किया है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ट्विटर ने हाल ही में आत्महत्याओं को रोकने के लिए जो कि एक हैशटैग भी चलाया था, कह सकते हैं देयर इज़ हेल्प, ठीक है, ध्यान रखिएगा, देयर इज़ हेल्प हैशटैग चलाया था। क्यों? ट्विटर ने चलाया था आत्महत्याओं को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा जो कि केनन, ठीक है। पूरा नाम की बात करें तो एडविन केनन, जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में बताया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि किस राज्य में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया गया? जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। मॉस गार्डन भी उत्तराखंड में ही किया गया, ध्यान रखेंगे, मॉस गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बनता है कि किस देश ने
2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया। हाल ही में ये घोषणा किया गया कि 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करता है और ये है जापान। ठीक है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बनी उत्सव मनाया गया। बनी उत्सव जो कि मनाया गया, तो जो बनी उत्सव है कि आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बनी उत्सव। और चेरी ब्लॉसम जो होता है वो मेघालय में, ध्यान रखेंगे, चेरी ब्लॉसम मेघालय। और धानु यात्रा की बात करें तो ये आपका उड़ीसा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि कालीघाट पाट कला किस राज्य की लोक चित्रकला है। कालीघाट पाट कला किस राज्य की लोक चित्रकला है, तो ये सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलद मरुमध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है। मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है कौन सा जलद मरुमध्य, और उसका नाम है युकाटन। ठीक है, युकाटन जलद मरुमध्य मैक्सिको और क्यूबा के मध्य स्थित है। निम्न में से कौन सी जो कि खरीफ फसल नहीं है, बताइए कि इनमें से कौन सी जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, जून जुलाई में की जाती है, जबकि इसकी कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है। और इसके अंतर्गत क्या आता है कि खरीफ फसल नहीं है, सरसों। सरसों एक प्रकार का रबी का फसल है। ठीक है, सरसों हो गया, जौ हो गया, ये सभी क्या है, गेहूँ है, ये रबी की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के पंख क्या होते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, रूपांतरित अग्र अंग होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा पोलियो, ठीक है, पोलियो जो है वो भी आपका मनाया जाता है इसी दिन 24 अक्टूबर को, पोलियो उन्मूलन दिवस। 11 जुलाई क्या है, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। 11 मई जो होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 जून तो आपको पता ही है 21 जून को क्यों फेमस है, क्योंकि 21 जून दो चीज़ों के लिए फेमस होता है। पहला हम कह सकते हैं योग दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और दूसरा जो होता है वो विश्व संगीत दिवस। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि गांधी जी की न्यायस्था, ठीक है, न्यायस्था की अवधारणा क्या है। गांधी जी की न्यायस्था की अवधारणा क्या है, तो इनके अंतर्गत कह सकते हैं कि पूंजीवाद समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न बनता है कि फोटॉन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है। फोटॉन की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को किसने खोजा था, आइंस्टाइन ने खोजा था, और इसी कार्य के लिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है, तो केवल राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है, सही आंसर होगा तानाशाही, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है। निम्न में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है, तो पूंजी का कार्य ये नहीं होता है कि कीमत स्थिरीकरण, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। कंपनशील यानी कि जो वाइब्रेट करती हुई कोई भी जो वस्तु होती है उसका अध्ययन करने के लिए डेफिनेटली आपको पता होगा सोनोमीटर। सोनोमीटर आपने देखा भी होगा इसका यूज़ करते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। बंद अर्थव्यवस्था हम लोग उसको कहते हैं कि अगर किसी देश में, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि ऐसा देश, ठीक है, जिसमें कोई भी आयात और निर्यात नहीं होता है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, उसी को कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलन स्तर स्थिति में क्या होगा। संतुलन स्तर स्थिति में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, संतुलन स्तर स्थिति में फर्म जो होता है वो शून्य लाभ की स्थिति में होता है। कोई भी एक फर्म है जो कि शून्य लाभ की स्थिति में होता है, उसी को कहते हैं संतुलन स्तर स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बनता है कि किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है। तो चौराहे का नाम रखा गया पोलैंड। मैं आपको बता दूं कि पोलैंड के ब्रोकला, ठीक है, ब्रोकला एक शहर है, उसी में एक चौराहे का नाम जो कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। पोलैंड की राजधानी क्या होती है, पोलैंड की राजधानी होती है वर्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन हाल ही में किया गया, किस राज्य में, तो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश,
ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन जो कि किस राज्य में किया है? मंदिर रोपवे का उद्घाटन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे जो होगा, मंदिर रोपवे का उद्घाटन जो किया गया, मैं आपको बता दूं सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में ये किया गया 24 अक्टूबर 2020 को ही, और गुजरात के गिरनार पर्वत पर रोपवे का ये शुभारंभ किया गया, ध्यान रखेंगे। अगर भारत का पूछ ले कि सबसे बड़ा नदी रोपवे किस नदी पर स्टार्ट किया गया, तो आसाम में स्टार्ट किया गया ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह उद्यान का निर्माण कर रही है? अशफाक उल्लाह खान के नाम पर चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पे? गोरखपुर। और आपको पता होगा कि ये शहीद अशफाक उल्लाह खान कौन थे? 1925 में जो काकोरी डकैती हुई थी, ठीक है, काकोरी डकैती हुई थी, उसी में ये भी शामिल थे, और उन्हीं के नाम पर गोरखपुर में जो कि ये एक चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है। निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? वो कौन है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन है? तो सही आंसर होगा नंद किशोर सिंह, जिनको हम लोग अक्सर एन.के. सिंह के नाम से जानते हैं। और एन.के. सिंह कौन है? तो आपको पता होगा कि एन.के. सिंह हाल ही में जो कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको हम लोग CTET कहते हैं, कि वैधता 7 साल से बढ़ाकर के कितने साल कर दी गई है? 7 साल से बढ़ाकर के कितने साल कर दी गई है? तो आजीवन कर दिया गया, पूरे अनलिमिटेड कर दिया गया, ठीक है। पहले 7 साल था, लेकिन अब इसको अनलिमिटेड आजीवन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुन्नो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? कुन्नो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुन्नो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको याद रखना है, क्योंकि पन्ना जो टाइगर रिजर्व है ये हाल ही में यूनेस्को में शामिल हो चुका है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? देखिए राष्ट्रीय आय का अर्थ कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में किस भारतीय राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? कृषि पर्यटन जो नीति है इसको मंजूरी दिया गया है किसके द्वारा? तो सही आंसर होगा महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य द्वारा गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट की पहली परियोजना को लॉन्च की गई है? मुफ्त इंटरनेट की पहली योजना को लॉन्च की गई है केरल के सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? तो ध्यान रखिएगा बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक जो पत्र था वो द सर्चलाइट, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगर बात करें कि हिंदी की बात करें तो उदंत मार्तंड, ये आपको याद रखना है, उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर ने आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो चेचक के टीकाकरण के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। देखिए मायोपिया को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो कनकेव लेंस, यानी हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। तो देखिए हिंदी में इसको नतोत्तर कहा जाता है, नतोदर, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता था, लेकिन आप इंग्लिश को याद रखिएगा, कनकेव अवतल और कन्वेक्स उत्तल, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्जाइमर रोग का संबंध मानव शरीर के किस हिस्से से है? अल्जाइमर रोग का संबंध मानव शरीर के किस हिस्से से है? अल्जाइमर रोग एक मस्तिष्क का विकार होता है, मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग में किए जाने वाला एयर बैग में क्या होता है? उस जस्ट मैं आपको बता दूं कि जो कार चालक के लिए एयर बैग जो लगाया जाता है उसके हैंडल में, स्टीयरिंग में क्या होता है कि एक बैग के रूप में रखा जाता है। जैसे गाड़ी को धक्का लगता है तो ये एयर बैग जैसे खुल जाता है और इसके जो ड्राइवर होते हैं उनके ये पूरे चेहरे को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये होता है सोडियम एजाइड, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सोडियम एजाइड।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। चट्टान पर उगने वाले जो पादप होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? सैलोवीथ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सैलोवीथ, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिथोफाइट कहते हैं। ठीक है, सैलोवीथ यानी लिथोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो सही आंसर होगा बुद्ध के युग में। ठीक है, बुद्ध के युग में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया, वे उनका नाम क्या था? बताइए उनका नाम क्या था? भारत की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या था? डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित हैवीवेट टॉर्पीडो का नाम क्या रखा गया? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सही आंसर का, तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, वरुणास्त्र रखा गया, वरुणास्त्र। डीआरडीओ से संबंधित आपको याद रखना है कि हाल ही में डीआरडीओ ने अपनी 63वीं जो कि स्थापना दिवस मनाया, और इसका स्थापना दिवस कब होता है? 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को, और इसका स्थापना हुआ कब था? 1958 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप को लॉन्च किया? अभयम ऐप को लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा, और साथ ही साथ मैं आपको बताया था इससे पहले कि ऑपरेशन मुस्कान भी आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, जो लापता बच्चों को ढूंढने के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos A = 0.6 हो, तो आपसे पूछा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cos A का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 0.6 का मतलब हम कह सकते हैं कि 6/10 यानी कि 3/5। ठीक है, 3/5। और cos A यानी cos A का मतलब क्या होता है कि आधार बटे कर्ण, यानी अगर आपको पता हो ट्रिपलेट क्या होता है? 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये आधार है, ये लंब है, तो ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 5 sin A, यानी sin A को देखें तो लंब बटा कर्ण, तो ये आधार था और ये हमारा कर्ण था, तो लंब हमारा हो गया 4 और 4 बटे कर्ण हो गया 5। ठीक है, उस तरह से माइनस यहाँ पे 3 tan A, तो tan A फिर से देखें तो tan में क्या होता है? लंब बटा आधार, तो लंब हमारा क्या हो गया? 4 और आधार हमारा 3 दिया गया था। 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, 4 से -4 यानी कि 0। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली स्थित श्री किला हजार स्तून राजमहल, जैसे 1000 खंभों वाला राजमहल कहता है, इसका निर्माण का श्रेय किसे जाता है? श्री के किला का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने विदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी, बताइए कि किस शासक ने? तो मैं आपको बता दूं कि इस उपाधि को धारण करने वाले थे कृष्णदेवराय। आंध्र भोज के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कवि चंडीदास का योगदान है? कवि चंडीदास का योगदान जो है वो कह सकते हैं बंगाली भाषा। ठीक है, बंगाली भाषा के लोकप्रिय बनाने के लिए इनका योगदान माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में? ठीक है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो आपको पता है कि इसके पहले 1539 और 1540 था। इसमें जो चौसा का ये युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, और साथ ही साथ ये आपका कनौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। तो इन दोनों युद्धों में काफ़ी बुरी तरह से पराजित हुआ था हुमायूं शेरशाह के द्वारा। ठीक है, तो हुमायूं 1540 में बिलग्राम या फिर कनौज के युद्ध कह सकते हैं, इसमें पराजित होने के पश्चात यह जो कि भारत छोड़ करके चला गया, और कुछ वर्षों के पश्चात यानी 1555 वर्ष में ये फिर से वापस आया 1555 में, और यहाँ पे आपको पंजाब के शासक के साथ सरहिंद का युद्ध करना पड़ा, और वहाँ पे पंजाब के शासक को इसने हुमायूं ने हराया और पुनः दिल्ली की गद्दी पर इसने जो कि अपना कब्जा किया। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात, कुछ वर्ष क्या यार उसी वर्ष हम कह सकते हैं 1555-56 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया गया सरहिंद के युद्ध में। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 1891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? देखिए समझते हैं क्वेश्चंस को। कहने का मतलब कि 1/10, 10 पे 1 का लाभ कमाता है, यानी कि 11 बेचता है 10 में खरीद करके। यही तो बात हुआ कि 10 में खरीद करके 11 में बेचता है। तो 11 में बेचने का मतलब कि कितना में? 11 में बेचने का मतलब कि 891 में बेचता है।
तो ये कितने का गुना है, तो आप देखेंगे 11, 88 और एक 11, 81 का गुना है। तो हम यहाँ पे 81 का ये गुना है तो इसको भी 81 का गुना कर देते हैं। तो कहने का मतलब कि 810 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा होगा। ठीक है, 810 रुपया। तो सही आंसर है ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बात समझ में, थोड़ा सा लॉजिकली हमने इसको सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि लोइस का निर्माण होता है, लोइस का निर्माण होता है किस तरह से। तो लोइस का निर्माण हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑप्शन डी को, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोइस का निर्माण जो होता है वो पौनों के द्वारा निर्मित जो मिट्टी होती है उसको कहा था लोइस का मैदान। तो यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में प्रोफेसर इमरान अली को किस क्षेत्र में भारत के शीर्ष वैज्ञानिक के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच कौन सा त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ है। तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य जो होता है सिटमैक्स होता है। ठीक है, सिटमैक्स ऑप्शन ए को टिक करेंगे और ये हाल ही में हुआ था। सिम्बैक्स जो होता है वो भारत और सिर्फ सिंगापुर के मध्य होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे। नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे, भीमसेन सक्सेना कायस्थ। आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का जो ब्याज है वो 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो आपको ये चीज़ तो पता है कि प्रथम वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में इक्वल होता है, यानी एक ब्याज हमारा एक वर्ष का हो गया 48। लेकिन सेकंड वर्ष का जो ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी हमारा ब्याज अगर 48 था तो इस पर 8% की रेट से फिर से हम इस पर निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 64, यहाँ पे 4 6 बचा, 8 चौका 32 और 6 कह सकते हैं, 32 और 6 38, यानी कुछ इस तरह से 48 रुपये आपका पहले से था। और यहाँ पे नीचे आपका देखिए 00 है तो यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा। तो कितना हो गया, 48 और 3 51.84, जो कि करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बात समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि तक्षशिला का प्राचीन नगर निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तक्षशिला का प्राचीन नगर निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है, तो सिंधु और झेलम के बीच, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया में बुद्ध की सबसे बड़ी अखंड मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये आपका स्थापित की गई है बमियान, और बमियान कहाँ पे पड़ता है बताइए, अफगानिस्तान में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुखता का निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक में वर्णन है। चंद्रगुप्त की प्रमुखता का जो वर्णन किया गया वो विशाख दत्त जो है इनकी पुस्तक मुद्रा राक्षस में की गई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनकी एक और पुस्तक थी, आपको वो भी याद रखना है, जैसे देवी चंद्रगुप्तम, ध्यान रखेंगे, देवी चंद्रगुप्तम इनकी एक पुस्तक थी, ये भी आपको याद रखना है, विशाख दत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का एक शिलालेख उत्तरांचल में कहाँ स्थित है। अशोक का एक शिलालेख उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो कलसी में स्थित है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 के पावर 3 तथा 3 के पावर 2 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। तो सिंपल सी भाषा अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट देखें तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन 2 के पावर 3 यानी 8 और 3 के पावर 2 का मतलब 9, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, तो इन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 8 9 72, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ड्रमलिन। ठीक है, ड्रमलिन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाई निम्नलिखित में से क्या है। लाई निम्नलिखित में से क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि लाई जो है वो किसकी जनजाति है, तो ध्यान रखेंगे म्यांमार की चीन पहाड़ियों में रहने वाली एक जनजाति है। लाई एक प्रकार की जनजाति होती है जो कि म्यांमार में पाई जाती है, म्यांमार की चीन पहाड़ियों में। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और ये बनता है हमारा लेबनान। ठीक है, लेबनान पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा कि म्यांमार में जो की जाने वाली स्थानांतरणीय कृषि होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तुग्या कहा जाता है, तुग्या। ठीक है, चलिए इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से हम डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि तुग्या के नाम से जानी जाती है। वियतनाम एवं लाओस में इसको हम लोग रे के नाम से जानते हैं, जबकि फिलीपींस में
चेनगिन। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि, आपको ये चीज़ पता होगा कि उत्तर पूर्वी भारत जैसे अधिकतर नागालैंड में ये फेमस है झूमिंग कृषि, झूम कृषि के नाम से। ब्राज़ील में इसको रोका कहा जाता है, थाईलैंड में तमराई और मलेशिया में लैडान, राजस्थान में वालरा। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि राजस्थान में वालरा, चिमाता, ठीक है, वालरा भी कहते हैं, चिमाता भी कहते हैं। केरल में इसको ओनम और आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में इसको पोडू कहा जाता है। इंडोनेशिया में लादंग कृषि का विकास हुआ है। तो इन सभी नामों को आपको याद रखना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। इसका रिवीजन भी आप करते रहेंगे। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। निप्पन के नाम से पहले जाना जाता था और ये हमारा है ऑप्शन डी, निप्पन का मतलब सूर्योदय का देश होता है और इसको हम लोग जापान, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे। आपको पता है कि हरित क्रांति के पितामह के नाम से ये प्रसिद्ध है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और ये है अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया। वर्तमान में भारत की अगर हम बात करें तो 104 रैंक है और इसमें फर्स्ट रैंक जो मिला है वो बेल्जियम को मिला है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने गरिमा नामक नई योजना का शुभारंभ किया। गरिमा नामक नई योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा उड़ीसा के सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न ये बनता है कि पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब शुरू की गई थी। औपचारिक रूप से ध्यान रखेंगे महलवाड़ी प्रथा को कब शुरू की गई थी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1822 में, ध्यान रखिएगा 1822। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हाल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इस प्रस्ताव को 1822 में रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप से प्रदान, यानी औपचारिक रूप से 1822 में इसको मान्यता मिली, प्रदान किया गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1822 औपचारिक रूप से, लेकिन सर्वप्रथम पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको टिक करना 1819 या कभी कभी 1820 देता है, तो हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, बताइए किसने। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग, उस समय यही इन्हीं गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किया और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम्स के ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस सजाए गए थे। तो नीचे कमेंट्स करके बताइए कि सेट नंबर 14 आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह से रोजाना एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश की जाती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीपीएससी की ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक ही जगह पे पूरे अच्छे तरीके से, तो आपको बीपीएससी ये मौका दे रहा है। बीपीएससी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है प्री और मेंस के लिए 12 जनवरी से, बिल्कुल हिंदी में, ठीक है। तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपने इस बार जो कि बीपीएससी प्री दे दिया है, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से, जो कि लक्ष्य बीपीएससी करके आप इसको ज्वाइन हो सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो कि बीपीएससी की तैयारी पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं तो उसके लिए बीपीएससी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि इंग्लिश में ये स्टार्ट हो चुका है। इसके बारे में आप पूरी अच्छे तरीके से जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, अनूप कुमार सिन्हा जी जो कि अनअकैडमी पे आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन किस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का डाउनलोड कर लेना है, आप जो कि लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से। उसके बाद अपना जो भी गोल सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे बीपीएससी, तो बीपीएससी को सेलेक्ट करेंगे। बीपीएससी को सेलेक्ट करने के पश्चात आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह सा पेज ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे आप अगर हमारा जो कि रेफरल कोड यूज़ करते हैं निरंजन 10, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर किस बात की, आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जा करके हमारी जो कि लिंक को चेक कर सकते हैं।